ये जो मामले हैं ना। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 231वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स. माय food partner is yet to decided. I'm very soon finalizing one of the food partners. My education partner is Globus ITI Kamti. I think a lot of students जिन्होंने ITI जिनको करना है जीवन में, ग्लोबस ITI में एजुकेशन लेने का सबसे अच्छा रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है. वो रीज़न ये है कि ग्लोबस ITI कामठी गिव्स यू द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एंड दे इंश्योर कि जो बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलेगा वो अच्छा ज्ञान लेके निकलेगा. माय driving school partner is M. Bazalwa Driving School. Rosetta Elite is my club partner. A big thank you to them. My banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. स्कूल फीस को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम चला था. आपको अगर अच्छे से याद है तो मैं बात कर रहा हूँ जब जैसे ही लॉकडाउन लगा 22 मार्च के बाद एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ. और वो मुहिम था कि किस तरह से हम एजुकेशन को ई एजुकेशन भी मिलता रहे और वहीं पर स्कूल फीस को लेकर भी बहुत बड़ा कंट्रोल रहे. विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के चीफ संदीप अग्रवाल जी बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश कर रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं उनको फीस न भरने की ज़रूरत पड़े और बच्चों की फ़ीस जो है जिसमें थोड़ी कमी आए. बहुत सारे स्कूल्स में जाकर उन्होंने एजिटेशन भी किया. लेकिन अब कुछ नई बातें निकल कर आ रही है स्कूल फीस के बारे में जो आपके तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस वक्त मेरे साथ हैं विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के चीफ संदीप अग्रवाल जी. संदीप जी नमस्कार. नमस्कार राज भाई. संदीप जी ये 5वां शो है जी. नो फीस नो स्कूल नो फीस. विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन ने पिछले 8 महीने में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई है पेरेंट्स के पैसे बचाने की. वो पेरेंट्स जिनकी कोई आय नहीं थी, जिनकी कोई कमाई नहीं थी और उनकी कमाई जो है वो जो आ भी रही थी वो स्कूल अपना एक दबाव बना रही थी, एक किस्म का एक प्रेशर बना रही थी ताकि वो बच्चों की फीस भरें और ई एजुकेशन जो चल रहा है वो चलता रहे. अब एक नई बात निकल कर आ रही है. स्कूल्स में भी ऑडिट हुआ और कुछ करोड़ों रुपए निकल कर आया. ये पूरा का पूरा मैटर क्या है? देखिए राज भाई, नो स्कूल नो फीस की जो मुहिम थी हमने मई महीने से शुरू की थी और लगातार इसके खिलाफ जो पेंडेमिक सिचुएशन पूरे भारतवर्ष में हो गई थी और पालकों के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं था, स्कूलें बंद थी और दबाव पालकों पे डाला जा रहा था कि फीस भरे. तो हमारा कहना था कि जब स्कूलें नहीं है, जब पढ़ाई चालू नहीं है तो पूरी फीस पालक कहाँ से भरेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनकी भी आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी. तो हमने नो स्कूल नो फीस की एक मुहिम चालू की थी. उस मुहिम के दौरान ही जब ये मुहिम चालू हुई थी पालकों को काफी डर लगता था आगे आने को. पालकों को लगता था कि हम आगे आएंगे तो हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं हो. लेकिन धीरे धीरे पालक लोगों का विश्वास बढ़ता गया और हमने कई स्कूलों के सामने एजुटेशन किए, कई स्कूलों के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया, संविधान चौक पे भी धरना प्रदर्शन किया और धीरे धीरे पालक जो है हमारे साथ जुड़ते गए और नो स्कूल नो फीस की जो मुहिम थी वो एक राष्ट्रीय मुहिम बनके उभरी. वो मुहिम नागपुर से ही शुरू हुई थी और नागपुर के पालकों द्वारा ही हम लोगों ने उसको चलाई थी. जिस समय मुहिम चालू हुई थी उस समय पालकों को अपने अधिकार नहीं मालूम थे. उस समय पालकों को नहीं मालूम था कि उनके क्या क्या अधिकार है, स्कूल में पीटीए क्या होता है, स्कूल में फीस कैसे तय होती है. ये सारी बातें हम लोगों ने पालकों को समझाई है, पालकों के सामने रखी है और धीरे धीरे पालकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमने उनके हौसले बुलंद किए हैं. बराबर. आप जो अभी बात कह रहे हैं कि जो स्कूलों पे वसूली निकल रही है, ये बात भी आज से 4 महीने पहले विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन ने ही ये मांग की थी. विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा था कि महाराष्ट्र की सभी स्कूलों का सरकारी ऑडिट होना चाहिए जी. अगर सरकारी ऑडिट होता है तो आप पाएंगे कि हर स्कूलों ने किस तरह से पालकों का आर्थिक शोषण किया है. 2011 में पीटीए का कानून बना था. पीटीए मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन
गठित करने का कानून बना था, जिसमें पीटीए को अधिकार दिया गया था कि फीस कैसे तय की जाएंगी स्कूल में। लेकिन क्या हुआ, 2011 में कानून बना, लेकिन उस कानून का जो अध्यादेश निकला वो 2013 में निकला। 2 साल जानबूझकर उसको लंबित किया गया, ताकि जो भी काला पीला इन स्कूल वालों को करना था, बड़े प्रकार की जो फीस में बढ़ोतरी करना था, इन 2 सालों में की गई। और 2013 में काफी दबाव के बाद ये अध्यादेश लाया गया और 2013 के बाद पीटीए का कानून सभी स्कूलों पे लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पीटीए को कोई भी स्कूल ने सही ढंग से बनाया ही नहीं, बल्कि पीटीए जो है एक ढोंग हो गया था। पीटीए के कानून के अंतर्गत ऐसा है कि आपके पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है, तो जब स्कूल खुलती है नया सेशन, तो नया सेशन खुलने के पहले जब सेशन खुलता है तो खुलते से 30 दिन के अंदर सभी पालकों को आपको उसका मेंबर बनाना पड़ता है। 50 रुपए फीस लेना पड़ता है उस मेंबरशिप की। लेकिन कोई भी स्कूल ने किसी भी पालक को आज तक मेंबर नहीं बनाया, ना पालकों से 50 रुपए की वसूली की गई। मैं तो आपको दावा करता हूँ आपकी शो के माध्यम से कि एक भी स्कूल बता दे कि कौन से पालक को उन्होंने 50 रुपए की रसीद दी है, कौन से नंबर की रसीद दी है, और वो पालक ने पैसा दिया है कि नहीं, दे प्रूफ कर दे तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने कोई भी ढंग से पालक को उस एसोसिएशन में जोड़ा नहीं, बल्कि बोगस तरीके से पीटीए का गठन पेपरों पे किया गया। पेपरों पे गठन करके जो इनके सहूलियत के पेरेंट्स थे, जो इनके फेवर के पेरेंट्स थे, उनको इन्होंने इस एसोसिएशन में रखते थे और अपने मनचाहे तरीके से इसमें फीस बढ़ाते थे और पालकों का आर्थिक शोषण पिछले 7-8 सालों से पीटीए के नाम पे करते आ रहे थे। पीटीए में एक और क्लॉज है कि जब मेंबर बन जाते हैं उसके बाद एक जनरल पेरेंट्स की मीटिंग बुला के पेरेंट्स को लॉटरी सिस्टम से पीटीए का मेंबर बनाया जाता है जी। उस जो भी कार्रवाई होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को शिक्षण विभाग में जमा करना अनिवार्य है। आज तक कोई भी स्कूल ने वीडियो रिकॉर्डिंग शिक्षण विभाग में जमा नहीं किया, लेकिन इसमें स्कूल ही दोषी नहीं है, हमारा शिक्षण विभाग भी दोषी है, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई जो उन्होंने जमा करवाना चाहिए उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली जमा करवाने में। और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सीबीएसई स्कूलें बोलो या दूसरे बोर्डों की स्कूलें बोलो, इन्होंने खुलेआम पालकों का आर्थिक शोषण किया। दोनों ही दोषी है, शिक्षा विभाग भी दोषी है और स्कूल भी दोषी है। तो विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन जिस तरह से जब रस्तों पे उतरा, तो आपने तो सिर्फ स्कूल्स के खिलाफ एजिटेशन किया, आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया। देखिए, जबकि आपको मालूम है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पूरा का पूरा इस पूरी चीज में इन्वॉल्व है। देखिए राज भाई, हमारा जो एजुटेशन था वो स्कूलों के खिलाफ भी था और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ था। मैं विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बचत हॉल में जब माननीय हमारे मंत्री बच्चू कडू जी की मीटिंग हुई थी, तो मैंने डंके की चोट पे कहा था कि बच्चू भाई, अगर हमको न्याय दिलवाना है तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी आपके साथ बैठे हैं इनको आप पहले निलंबित करो, उसके बाद हमको न्याय दिलाने की बात करो। तो ऐसा नहीं है, मैं इनके खिलाफ भी मोर्चा लगातार खोल रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा विभाग के शय पे ही स्कूल वाले गैर कानूनी काम करते हैं, क्योंकि वही इनको लाइसेंस देते हैं सही होने का। बिना उनकी मिली भगत के काम कर नहीं सकते। तो जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, इनके और ये अधिकारियों की साठगांठ कैसे है? देखिए, इनकी और अधिकारियों की साठगांठ फाइनेंशियली साठगांठ है। जैसे कि इनको बड़े पैमाने पे पैसा मिलता है इस गैर कानूनी काम के लिए, और पालकों को पीटीए जो रहता है वो बनाया नहीं जाता है, गैर कानूनी तरीके से फीस बढ़ती रहती है। और जब पालक कंप्लेंट करने जाते हैं, शिक्षा विभाग सुनता नहीं है, शिक्षा विभाग जो है वो मौन रहता है। अब जब हम भी कंप्लेंट के लिए जाते थे तो हमको भी कहा जाता था कि आप 2-4 पालक आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप तो 50% पालक को लाओ, 75% पालक को विरोध में लाओ। राज भाई, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जब इलेक्शन होते हैं तो 50%, 55% वोटिंग भी नहीं हो पाती है कई बार, तो कंप्लेंट के लिए 75% पेरेंट्स कहाँ से आएंगे?
इस प्रकार से टाल मटोल करके रे पालकों को वहां से भगा देते हैं। लेकिन जब से विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन का निर्माण हुआ है, इन लोगों में एक डर और भय बन गया है। इनको मालूम है अगर पालकों के साथ हमने गैर व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, तो विदर्भ पेरेंट जो है उनके साथ खड़ा है और विदर्भ पेरेंट्स जो है पालकों को न्याय दिलाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो विदर्भ पेरेंट्स का दबाव शिक्षा विभाग पे पड़ रहा है, उसका असर है कि शिक्षा विभाग को काम करना पड़ रहा है। और इसका श्रेय मैं विदर्भ पेरेंट्स को नहीं देना चाहता हूँ, इसका श्रेय मैं नागपुर के सभी पालकों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हम पर विश्वास किया, जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारे इस मुहिम को चलाने में, इस मुहिम को राष्ट्रीय मुहिम बनाने में हमारा सहयोग किया। अभी मेरे को श्रेय पालकों का है। अभी मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है पालकों को आप श्रेय दे रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। आपको ये नहीं बात निकल कर आ गई, विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन ने ये बात निकाल कर रख दी लोगों के सामने में कि किस तरह से सीबीएसई स्कूल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मिली भगत इतने सालों तक चलती रही। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि जितने मैक्सिमम स्कूल्स हैं इनमें नेताओं का बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो मैक्सिमम स्कूल्स तो नेताओं के हैं, तो आप लोग कर क्या लेंगे? देखिए राज भाई, आपकी बात बरोबर है। जो कार्रवाई भी ढीले रूप से हो रही है, इसका भी कारण रही है कि जितनी भी स्कूल्स है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स के हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं कार्रवाई में डिले होता है, कहीं ना कहीं दबाव डाला जाता है, कहीं ना कहीं उसे रोकने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में भी एक मंत्री बच्चू कडू जी जैसे है, जिन्हें सर्वप्रथम बार हमने जब हमारा डेपुटेशन दिया था, हमारी समस्त चीजें हमने उनके सामने रखी थी। हमारे ही कहने पर उन्होंने बचत भवन में पालकों की और मैनेजमेंट की मीटिंग ली थी और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की उन्होंने इच्छा जताई थी और उस इच्छा जताने से ये कार्रवाई चालू हुई है। और ये कार्रवाई जो है आज एक स्कूल पर हुई है, 15 स्कूलों अभी रडार पे है जिन पर कार्रवाई चालू है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की सभी स्कूलों का सरकारी ऑडिट किया जाए, और मैं तो कहता हूं सरकारी ऑडिट भी नहीं, सीएजी द्वारा ऑडिट करना चाहिए। अगर सीएजी द्वारा ऑडिट किया जाएगा तो आपके सामने ये बात निकलेगी कि पिछले 8-9 वर्षों से में हजारों करोड़ रुपए की लूट पालकों के साथ हुई है और हजारों करोड़ रुपए गैरकानूनी ढंग से पालकों से लूटा गया है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने ऑडिट करवाए थे स्कूलों के, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी ऑडिट कराना आज की आवश्यकता है। अगर आज रे ऑडिट नहीं कराया जाएगा तो आने वाले समय में रे शिक्षण सम्राट इतने हावी हो जाएंगे कि हर आदमी के पहुंच के बाहर शिक्षा हो जाएंगी। हमें सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों को पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। आपको लगता है आने वाले दिनों में एजुकेशन में राजनीति एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले? बिकॉज जो समझ में आ रहा है अखबारों के थ्रू, वो यही समझ में आ रहा है कि एक स्कूल पे कार्रवाई हुई। अच्छा, एक स्कूल पे कार्रवाई, वो भी कार्रवाई ऐसी हुई कि 1 महीने के अंदर में उनको करोड़ों रुपए देना है, पालकों को वापस करना है, पेरेंट्स को वापस करना है। क्या एक ही स्कूल पे इतना बड़ा दबाव है? क्या बाकी स्कूल जो हैं वो रडार में है? नाम बाहर क्यों नहीं आ रहे? देखिए राज भाई, नाम सब जगह ओपन है और कोई ऐसा डर नहीं पड़ा है कि उनके नाम क्यों नहीं आगे आ रहे। और जो एक स्कूल पर भी कार्रवाई हुई है वो केवल 2 वर्ष की कार्रवाई हुई है। विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की तो मांग है कि जब से पीटीए का कानून लागू हुआ है तब से ऑडिट करना चाहिए। अगर जब से ऑडिट किया जाएगा तो आज तो 7 करोड़ रुपए निकल के सामने आ रहे हैं। जो 7 करोड़ रुपए भी निकल के आ रहे हैं, 17-18 से ऑडिट किया गया है। 2017-18 से ऑडिट किया गया है। अगर यही ऑडिट अगर हमने, वैसे तो 2011 से होना चाहिए क्योंकि कानून बन गया था, लेकिन आपने उसका अध्यादेश 2013 में लाए, तो मान ले अपन 2 साल छोड़ भी दे, तो अगर 2013 से ऑडिट किया जाए तो ऑडिट जो है उसमें करोड़ों रुपए, ये जो 7 करोड़ रुपए नारायणा पे निकले हैं, ये केवल 17-18 से निकले हैं। अगर 13 से निकाला जाएगा तो 2013 से निकाला जाएगा तो फिगर जो है हो सकता है 40-50 करोड़ तक भी पहुंच सकता है।
और नागपुर की प्रसिद्ध स्कूलों पे कार्रवाई चालू है। नागपुर की 15 स्कूलों पे कार्रवाई चालू है, जिसमें नारायणा विद्यालय है, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स है। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स पे भी मेरे पास शिक्षा विभाग की तफसील है, इसमें 10 स्कूलों के नाम हैं। और इसके अनुसार स्कूल ऑफ स्कॉलर पे भी 2 करोड़ 18 लाख की अवैध वसूली बताई जा रही है। सेंट जेवियर्स पे 1 करोड़ 51 लाख की, पोद्दार इंटरनेशनल पे 7 करोड़ 15 लाख की, सेंट पलोटी पे 5 करोड़ 14 लाख की। उसके अलावा कई स्कूलें ऐसी हैं जिन्होंने कार्रवाई में शिक्षा विभाग को सहयोग करने से मना कर दिया है। वो है पोद्दार वर्ल्ड, भारतीय कृषि विद्या विहार, भवंस विद्या मंदिर। भवंस विद्या मंदिर पर भी 6 करोड़ के करीब का वसूली बता रही है, प्रस्तावित वसूली बता रहा है शिक्षा विभाग। इडीफाई स्कूल है, उसके अलावा सेंटर पॉइंट स्कूल है, जिन्होंने शिक्षा विभाग को सहयोग के लिए किसी ने कोरोना का बहाना बनाया, किसी ने पेपर्स नहीं देने का बहाना बनाया और सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी 5 स्कूलें हैं, डीपीएस है, के जॉन है, सेंट क्लोरेट है, ईरा इंटरनेशनल है, माउंट फोर्ट है। ये 15 स्कूलों पे अभी शिक्षा विभाग की कार्रवाई चालू है। और अगर ये कार्रवाई जो है 17-18 से ऑडिट हो रहा है, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि रे ऑडिट 2013 से होना चाहिए। अगर रे ऑडिट 2013 से होता है तो आप पाओगे कि नागपुर शहर में ही 15 स्कूलों से तकरीबन 500 से 700 करोड़ रुपए अवैध वसूली सामने निकल के आ सकती है और पालकों को वो पैसा रिफंड करने का आदेश मिल सकता है। मनोज जोशी जी, एक सवाल पूछ रहे, मैं आपका सवाल डेफिनेटली पूछूंगा बिकॉज मुझे आपका सवाल मेरे मन में बहुत समय से चल रहा था। मैं चाहूँगा कि आप देखते रहें ताकि मैं आपका सवाल पूछूं। संदीप अग्रवाल जी, ये आपने अभी 15 स्कूलों के नाम लिए हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो अभी एक ही स्कूल पे जो कार्रवाई हुई और इस बात को उन्होंने मीडिया के थ्रू जाहिर किया कि वो स्कूल के खिलाफ में इतना करोड़ों रुपए बकाया निकलता है वसूली और वो पेरेंट्स को उनको 1 महीने में वापस करना है, ये पॉसिबल है क्या? इतने करोड़ों रुपए देना पॉसिबल है क्या किसी स्कूल के लिए? देखिए राज भाई, स्कूलों के पास करोड़ों रुपए सरप्लस मनी है। जब आप स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड करते हैं, आप चैरिटी में उसको रजिस्टर्ड करते हैं, उसका मतलब होता है चैरिटी में आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट में अपना इंस्टीट्यूट, जो चैरिटी इंस्टीट्यूट है, वो चलाओगे। उसके बावजूद भी करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं और सभी स्कूलों के पास सरप्लस पैसा है। तो ये बात गलत है कि 1 महीने में पैसा देना पॉसिबल नहीं है। 1 महीने में ये बिल्कुल पैसा वापस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ही पैसा पिछले कई सालों से जो हमारा शोषण किया हुआ है वो पैसा इनके पास रिजर्व फंड में जमा है और ये पैसा हमको वापस कर सकते हैं। लेकिन नाम देखिए ना आप स्कूल्स के, कितने बड़े बड़े स्कूल्स के नाम है, ये सब कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ तो है भैया, इनके बड़े ताकतवर लोग हैं ये। आपको क्या लगता है इतने ताकतवर लोग आएंगे, पब्लिकली निकल के आएंगे, पैसे ये वापस देने की ताकत रखेंगे ये स्कूल्स? देखिए राज भाई, अगर कानून के हिसाब से सभी लोग एक होते हैं, कानून में ये फर्क नहीं है कि अमीर अलग है गरीब अलग है, पॉलिटिकल नेता के लिए कानून अलग है। हिंदुस्तान का संविधान एक ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया है जहां राजा और रंग को समान कानून में तोला जाता है। अगर कानूनन ढंग से और इच्छा शक्ति से कार्रवाई की गई तो इनको पैसा भरना अनिवार्य रहेगा। लेकिन कानून जो अधिकारी इन पे कार्रवाई कर रहे हैं और जो माननीय हमारे मंत्री बच्चू कडू जी भी आगे आए हैं, इन्होंने इच्छा शक्ति अपनी कायम रखते हुए अगर कार्रवाई की है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इनको पैसा वापस करना पड़ेगा। और दिल्ली में भी स्कूलों ने पैसा वापस किया है। स्कूलों ने जब पैसा वापस करने से मना किया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा था कि अगर आप पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं 15 दिन में आपके सभी स्कूलों के लाइसेंस रद्द कर दूंगा। उसके बाद दिल्ली में होड़ लग गई थी, पेरेंट्स को फोन कर करके कहते थे कि आप अपना चेक लेके जाओ। तो ये बात को ये वो नहीं है। अगर इच्छा शक्ति के साथ अधिकारी वर्ग काम करे तो इनको निश्चित तौर पर पालकों का पैसा वापस करना पड़ेगा। मनोज जोशी जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो सवाल है ये बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी तक
विदर पेरेंट एसोसिएशन ने शायद इस बात को रखा नहीं है। दूसरा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इस बात पे उतना ज़्यादा फोकस किया नहीं, और वो है स्कूल की जो ज़मीन होती है उस पर। मनोज जोशी जी कहते हैं कि सभी स्कूल लूट रहे हैं, फीस में रियायत मिलनी चाहिए। न तो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, ना बिजली, ना पानी, ना इंटरनेट। इतना प्रेशर दे रहे हैं स्कूल, इतने पेरेंट पे इतना प्रेशर हो रहा है कि बच्चों का भविष्य के लिए तो पेरेंट्स चुप ही हैं। अच्छा, स्कूल की जो ज़मीन है वो भी एक अलग रेट पे मिलती है, गलत बोल रहा हूँ मैं? राज भाई, उसमें ऐसा है, कई स्कूलों की जो जमीन है वो लीज पर दी गई है, कई स्कूलों की जमीन जो है परचेस की हुई है। तो जो लीज पे दी गई जमीन है वो बहुत ही कम दामों पे स्कूलों को दिया जाता है, ताकि वे सस्ता और क्वालिटी एजुकेशन नागपुर शहर के बच्चों को दे सके। ऐसा है, नागपुर में कई स्कूलें जो है लीज की जमीनों पे बनी हुई है, और कई जो है प्राइवेट लैंड भी खरीद कर स्कूलें बनाई गई है। क्या ये इतना बड़ा स्कैम है, ये पूरा का पूरा एजुकेशन को लेके? स्कैम ये शब्द शायद पता नहीं यहाँ पर सही बैठता है कि नहीं बैठता है, लेकिन जिस हिसाब से पेरेंट्स से पैसा ऐंठा गया है, लिया गया है, चार्ज किया गया है, क्या यही रीज़न है कि विदर पेरेंट एसोसिएशन जब नेताओं के पास दर दर भटक रहा था तब उसको साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए के वसूली निकल कर आती थी? देखिए राज भाई, ऐसा नहीं है, नेताओं ने भी साथ दिया, लेकिन उनका एक लिमिटेशन रहता था, कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव आता था। तो एक लिमिटेशन के तहत उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन जब पालकों ने इसमें सहयोग किया, पालकों ने खुलकर इसमें आगे आए, तो नेताओं को भी आगे आना पड़ा, शिक्षा विभाग को भी आगे आना पड़ा और कार्रवाई करनी पड़ी। कहीं ना कहीं जो भी है, जो जागरूक पालक आगे आए, उसके कारण ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और पूरी कार्रवाई में हमारा जो सहयोग किया है वो एक ही आदमी है, बच्चू भाई, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, और उनके सहयोग के कारण ही कार्रवाई आगे बढ़ी थी, और उनके सहयोग के कारण ही नारायणा पे 7 करोड़ रुपए की रिकवरी निकली है। क्या आप इतने बड़े बड़े जो नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे शहर के, नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में और देश में एक बड़ा नाम रखते हैं, कभी आपने कोशिश करी उनसे बात करने की? कभी आपने उनके पास ये पूरी की पूरी रिक्वेजिशन लेके गए हैं आप? देखिए राज भाई, हमने नागपुर के पालक मंत्री, गृह मंत्री, कई आमदारों से मुलाकात की, माननीय गडकरी जी के भी हमने कई बार पत्र भेजा कि हमको आपसे इस बारे में मिलना है, लेकिन हमको उनके तरफ से भी सहयोग या सकारात्मक पहल नहीं आई पालकों के विषय पे मिलने के लिए। और जब हमने देखा कि नेताओं के पीछे चक्कर लगा के हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता, तो हमने सभी नेताओं को दूर रखे इस आंदोलन से, और हमने केवल पालकों का आंदोलन खड़ा किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को इससे दूर रखा। अब मुझे बताइए कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो आप उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में होने वाली है, आपको लगता है, कितने पॉजिटिव हैं आपकी ये कार्रवाई होगी? बिकॉज एक स्कूल का नाम आ जाना और एक स्कूल पे उतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाना, चलिए मान लिया कि आपकी आवाज़ जो है वो एक राज्य मंत्री ने सुनी और वो राज्य मंत्री उस बात को लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक बात और उनके न्यूज़पेपर आर्टिकल में आए कि कई सारे मंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं, प्रेशर हो रहा है, जितना राजनीति प्रेशर हो रहा है वहीं एक और लेवल का प्रेशर शायद हो रहा होगा, और जिसमें बहुत सारा एक सिंडिकेट इन्वॉल्व है, जो अभी मनोज जोशी जी ने बताया, धन्यवाद उसके लिए, कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इन्वॉल्व है। क्या इस सिंडिकेट को तोड़ना आसान है? क्योंकि ये अगर आप बोल रहे हैं 500-700 करोड़ रुपए की बात है, अगर आप बोल रहे हैं कि ये हज़ारों पेरेंट्स जो नागपुर शहर में अपने बच्चों की फ़ीस भर रहे हैं, और जिस लेवल पे इतने सालों से भर रहे हैं, जिस प्रेशर में एक पिता और एक माँ जीते हैं अपने बच्चों की फ़ीस और उनके बेस्ट ऑफ एजुकेशन देने के लिए, आपको लगता है ये पॉसिबल होगा कि दिल्ली के तर्ज पे कि माँ बाप को फ़ोन आएगा यहाँ पर कि अपने चेक लेके जाइए, अपना पेमेंट वापस लेके जाइए? पॉसिबल होगा ये? देखिए राज भाई, ये बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि ये जो मुहिम है हम रुकने नहीं देंगे। अगर हमको सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, अगर हमको सरकार से सकारात्मक पहल नहीं मिलेंगी, हमारा मुद्दा जिनहीन है,
हमारा कहना है कानूनन तौर पे इनका सीएजी का ऑडिट कराया जाए और जो एक्सेस पैसा इन्होंने हमसे लिया है वो वापस किया जाए। और 15 स्कूलों के ही सैंपल में ये जो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है पूरी, ट्रेलर में 15 स्कूलों पे ही अगर इतनी वसूली निकल रही है तो महाराष्ट्र भर की स्कूलों पे कितनी वसूली निकलेगी रे आप समझ सकते हैं। और कितना भी प्रेशर अगर आ जाए तो हमारे विकल्प खुले हैं। हम जरूरत पड़ने पे हाई कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाएंगे, जरूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम कोर्ट के सामने हमारे पेपर्स रखेंगे, हमारे जो बातें हैं, क्योंकि हमारी बातें कानूनन बातें, कोर्ट में दो ही चीज चलती है, कानूनन बातें चलती है और पेपर आपके क्लियर चलते हैं। तो हम जो है हम आउट ऑफ कानून की कोई बात नहीं कर रहे, जो कानून बना है हम कानून के तहत ही बात कर रहे हैं। तो मुझे पक्का विश्वास है कि न्यायपालिका जो है इस पर जरूर हस्तक्षेप करेगा और हमको न्याय अवश्य मिलेगा। और दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र पर भी कार्रवाई में समय हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप 1 महीने में हो जाएगा कि 2 महीने में होगा, विलंब हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, संभव है। और महाराष्ट्र में भी दिल्ली की तर्ज पे पालकों को पैसा वापस दिलाने के लिए हम कटिबद्ध है और इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से तैयार है। आखिरी सवाल आपसे मेरा, आप इतना कुछ कर रहे हैं, मंत्री जी का नाम आ गया, मंत्री जी की बातें आ गई, विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन को नागपुर की मीडिया सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए राज भाई, हम जो है पेरेंट्स का जो हमारा एसोसिएशन है, हम क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पालकों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर राज्य मंत्री महोदय का भी नाम आया है तो मैं तो खुद अपने मुंह से उनको क्रेडिट दे रहा हूं कि कम से कम उन्होंने, जब हम पहली बार उनसे मई महीने में मिले, उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद हमारी कई बार उनसे मीटिंगें हुई और उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि हाँ, उनके कारण ही हुआ है। लेकिन विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है और उस रोल के कारण ही ये सारी कार्रवाई नागपुर में संभव हुई है। और आगे की भी जो कार्रवाई होने वाली है उस पर भी हमारा पूरी पहली नजर है। और हम हर माध्यम से, हम कानून के माध्यम से, हम सूचना के अधिकार के माध्यम से, हम हर तरीके से शिक्षा विभाग की हर कार्रवाई पे पहली नजर रखे हुए हैं। हमारे कई सूचना के अधिकार की एप्लीकेशंस भी लगी है, क्योंकि हमको मालूम है इस मुद्दे पर आगे कुछ नहीं होने वाला है। इस मुद्दे पर जो भी स्कूल रहेंगी संबंधित, उसको कोर्ट पे जाना है, वो कोर्ट में जाएंगे और स्टे मांगेगा। तो हम जो है वहां भी इंटरवेन करने वाले हैं कि किस प्रकार से इन लोग पालकों को लूट रहे हैं। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है और सारे तथ्य और सबूत हम लगातार, हमारा जो लीगल एडवाइजर टीम है उसमें नागपुर शहर के नामी ग्रामी 7-8 वकील है, एडवोकेट सुदीप जायसवाल, राधे अग्रवाल, अशोक जिंदल जी, ऐसे नामी ग्रामी वकील है जो पैनी नजर रखे हुए हैं और हर पेपर जमा कर रहे हैं। और जिस दिन भी जो भी स्कूलें इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में जाएंगी तो विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन वो हर पिटीशन में इंटरवेन करेगा और पालकों के न्याय के लिए खड़ा रहेगा। सूरज शर्मा जी देख रहे हैं आपको, वो भी उन्होंने यही कहा कि जब तक उनका तो ऐसा कहना है कि एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है और उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल है जब तक सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार इसमें अपनी लगाम न लगाए। आपने हमसे बात करी, आपने विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन की जो पिछले 1 साल से, मैं 1 साल बोलूँगा, अब तो 1 साल पूरा होने आना है आने वाले दिनों में, लेकिन पिछले 9-10 महीनों से जो आपने कोशिश करी नागपुर के पालकों के लिए, विदर्भ के पेरेंट्स के लिए, वो सराहनीय है। और पूरी शाबाशी और पूरी शुभकामनाएं तो नहीं दूंगा क्योंकि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज संदीप अग्रवाल जी जो विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के चीफ हैं, उनसे बात हुई, 15 स्कूलों के नाम उन्होंने बताया। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो उन सब स्कूल्स के नाम निकल गए। सिर्फ एक स्कूल ही नहीं है जिसको करोड़ों रुपए 1 महीने में देने हैं। लेकिन एक बात बहुत समझ कर आ रही है, आप देख रहे जो कई सारे लोग हैं जो कमेंट्स भी कर रहे हैं, और वो कमेंट्स जो हैं वो जो कमेंट्स हैं उसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, या सिंडिकेट आ रहा है, या स्कैम आ रहा है, या माफिया आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है
एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है अन्न जैसी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस किस्म की व्यवस्थाएं इस वक्त चल रही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस देश में बहुत 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 तकलीफ होने वाली है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। टीचर्स को भारी फीस, मतलब भारी सैलरीज मिल रही हैं, टीचर्स खुश होंगे, उनके परिवार खुश होंगे, लेकिन क्या टीचर्स ने भी एक बार वापस से सोचना चाहिए कि उन माता पिता का क्या जो कई बार अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे कर्ज पर लेते हैं, शायद अपनी बहुत सारी खुशियों को मारकर वो अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन का सपना देने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी फीस भरते हैं, और बाद में ये समझ बात निकल कर आती है कि एक स्कूल को, माँ बाप को करोड़ों रुपए अब देना बाकी है। 1 महीने का वक्त एक स्कूल को मिला है, बाकी स्कूल्स की कार्रवाई बाकी है। और एक बात संदीप अग्रवाल जी ने कही कि बात लेट होगी, शायद कोर्ट वक्त लगाएगा, लेकिन ये देश का एक और दुर्भाग्य जो मुझे ऐसा लगता है, मेरे देश का दुर्भाग्य, और मैं बहुत दुखी हूँ उस बात को लेके। मुझे ऐसा लगता है हम सब दुखी हैं जब बात आती है कोई भी बात कोर्ट का फैसला आने की। क्यों कोर्ट्स जल्दी फैसला नहीं करते, क्यों मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व नहीं करती, क्यों बड़े बड़े नेता सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नजर आते हैं। इन नेताओं को थोड़ा समझाना ज़रूरी है, नहीं तो ये समझेंगे नहीं। आप वोट बहुत सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि शायद हम वोट देने के बाद ना निश्चिंत हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, और वो व्यक्ति जब गायब हो जाता है तो बहुत दुख होता है। अगली बार सोच समझ के वोट करें। इस बात को सोशल मीडिया पे उछालते रहें, इस बात को सोशल मीडिया पे लिखते रहें। अगर ट्विटर पे हैं आप तो प्रधानमंत्री को भी टैग करें, ताकि होम मिनिस्टर को भी टैग करें और उनको कहें, उनको रिक्वेस्ट करें, हमारे चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करें, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करें, हमारे बच्चू कडू जी को आप शाबाशी दें कि वो राज्य मंत्री होकर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और वेदर पेरेंट्स एसोसिएशन को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चू कडू जी, पूरी नज़रें आप पे हैं, बहुत उम्मीद है आपसे, उम्मीद है कि आप पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। स्कूल्स के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद हमेशा रखें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।